वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं एक्चुअली। हम लोगों ने बहुत सारे कैनोनिकल फॉर्म के बारे में सुना है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, रेशनल कैनोनिकल फॉर्म, लेकिन इसमें हम लोग एक जनरल कंसेप्ट समझने का कोशिश करेंगे कि कैनोनिकल फॉर्म एक्चुअली क्या होते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म को समझने के लिए दो चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है, और उसमें से पहला चीज़ है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई आर्बिट्री फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V, मान लीजिए इसका डायमेंशन m है, और एक दूसरा वेक्टर स्पेस है W, इसका डायमेंशन n है। तो चूंकि V का डायमेंशन m है तो किसी ऑर्डर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में एक इसका आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा जो कि V को Rm के आइसोमॉर्फिक बनाएगा, और वो आइसोमॉर्फिज्म यहाँ मैंने लिया है ρ1 से। उसी तरह W एक बीटा ऑर्डर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में Rn से आइसोमॉर्फिक होगा, और आइसोमॉर्फिज्म जो फंक्शन दिया होगा वो मान लीजिए मैंने लिया है रूट। तो ये कॉम्यूटेटिव डायग्राम में मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सारी पिक्चर है कि अगर V टू W कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, तो इन बेसिस अल्फा एंड बीटा के कारण जो है एक हमें मैट्रिक्स मिलेगा T अल्फा बीटा, जो कि Rm टू Rn एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और हम लोग जानते हैं कि Rm टू Rn जितना भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, यानी x मैप्स टू a टाइम्स x, एंड दिस a इज गिवन बाय दिस मैट्रिक्स। तो ये तो हुआ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम एनी वेक्टर स्पेस V टू W। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही वेक्टर स्पेस है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, T V टू V टाइप, और यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा V। और यहाँ पे दो बेसिस लेने से अच्छा है कि हम लोग एक ही बेसिस यूज करें अल्फ़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा M, और ये हमें दो रो की ज़रूरत नहीं होगी, अब हमें सिर्फ एक आइसोमॉर्फिक फंक्शन रो की ज़रूरत हो। तो इस केस में जो ये पिक्चर है कि ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर लिखेंगे हम लोग T अल्फ़ा अल्फ़ा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये डिपेंड करेगा सिर्फ ये अल्फ़ा बेसिस पर। अगर हम लोग अल्फ़ा बेसिस चेंज करेंगे तो ये मैट्रिक्स चेंज होता जाएगा। यानी फॉर गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, अगर हम अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में लें तो हमें कोई दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा, बीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम मैट्रिक्स निकालें तो हमें कोई दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा B। और ये मैट्रिक्स A और B किस तरह रिलेटेड होंगे, तो ये मैट्रिक्स दिया जाएगा सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी P इनवर्स BP से, और इसे हम लोग कहते हैं सिमिलर मैट्रिक्स, यानी A इज सिमिलर टू B। यानी जब भी कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि A इक्वल टू P इनवर्स BP, तो हम लोग कहेंगे A इज सिमिलर टू B। यानी कि ये मैट्रिक्स A और B सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सम डिफरेंट बेसिस अल्फा एंड बीटा। तो अगर हम बेसिस चेंज करेंगे तो मैट्रिक्स चेंज होगा, और मैट्रिक्स जो चेंज होगा द चेंज इज गिवन बाय दिस सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि A इज सिमिलर टू B का जो ये रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस टॉपिक को समझने के लिए चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। तो हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं किसी सेट S पर। तो यहाँ पे वो सेट क्या है, यहाँ पे वो सेट है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी M n क्रॉस n। इसमें दो मैट्रिक्स सिमिलर है जब हम उसे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन सेट का पार्टीशन करता है, और ये सारे पार्टीशन क्या बताते हैं, ये बताते हैं इस पार्टीशन में जितने भी मैट्रिक्स हैं A1 A2 डॉट डॉट AN, ये सारे एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस। उसी तरह ये जो सेकेंड पार्टीशन है इसमें क्या बताता है, ये बताता है ये एक किसी पार्टिकुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस। यानी इसमें जितने भी मैट्रिक्स हैं ये सारे ही एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस। अब चूंकि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और इक्विवेलेंस रिलेशन सेट का पार्टीशन करता है और ये सारे पार्टीशन डिसजॉइंट होते हैं, तो पार्टीशन का एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चूज कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी सेट का पार्टीशन होता है
हम लोग उसका एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं हर पार्टीशन के करिस्पॉन्डिंग। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी, किसी क्लास का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, दैट इज क्लास जनरेटेड बाय सी बोलते हैं इसे, दैट इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू एस सच दैट ए इज सिमिलर टू सी। यानी मान लीजिए कोई क्लास अगर ए मैट्रिक्स से जनरेट हो रहा है तो उसमें वो सारे बी मैट्रिक्स हैं सच दैट ए इज सिमिलर टू बी, और हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी। और ये ए और बी क्या है, ये ए और बी सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस अल्फा एंड विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। अब हम लोग समझते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म क्या है। तो कैनोनिकल फॉर्म बेसिकली क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, यानी हर क्लास में जो एक ऐसा यूनिक एलिमेंट जो कि इस पूरे क्लास को इस फॉर्मूला से जनरेट करे, वो एक्चुअल में कैनोनिकल फॉर्म है। और अलग अलग तरह के कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग सिचुएशन में हो सकते हैं। मान लीजिए फील्ड अगर अलजेब्राइक क्लोज्ड है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का, क्योंकि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वो बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, द रिलेशन इज गिवन बाय दिस सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हियर। तो मान लीजिए ये सारे स्क्वायर मैट्रिसेस का सेट है और दो स्क्वायर मैट्रिक्स तब सिमिलर है अगर हम इसे लिख सकते हैं B इक्वल टू P इनवर्स AP। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और ये इस पूरे सेट को अलग अलग डिसजॉइंट पार्टीशन में बदल देगा। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की बात करें तो हर पार्टीशन का एक अपना जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा जो यूनिक होगा, यानी ये और ये रिप्रेजेंटेशन हमेशा अलग होगा। अगर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म अलग है इसका मतलब वो अलग अलग पार्टीशन में बिलोंग करते हैं। तो इसका एक पहला एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए एंड बी, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या ये ए और बी एक ही क्लास में बिलोंग करता है या वो अलग अलग क्लास में बिलोंग करते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म, अगर हम दोनों का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालें, मान लीजिए ए का निकाला हमने J1 और बी का निकाला हमने J2, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब वो सेम क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से पता लगा सकते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स सेम क्लास में बिलोंग करता है या अलग अलग क्लास में बिलोंग करता है। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही भी पूछ सकते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस, और ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे के सिमिलर नहीं है तो कोई भी बेसिस अल्फा बीटा हम लोग चूज कर लें, वो सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है इस तरह के कंसेप्ट के। दूसरा फायदा है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। उसमें डायगोनल एलिमेंट होते हैं और ऑप्शनल सुपर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स के साथ कैलकुलेशन करना काफ़ी ईजी होता है। तो मान लीजिए आपको किसी वेक्टर स्पेस में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आप पहले एक ऐसा बेसिस चूज करें कि जिसके रेस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी सिंपल है, और उसके बाद सारा कैलकुलेशन करके आप वापस रो इनवर्स अप्लाई करके ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल एप्लीकेशंस हैं, कॉमन एप्लीकेशंस हैं इस तरह के कंसेप्ट के। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।